Hello everyone, my name is वैभव शिवहरे and you all are welcome to UPPCS उत्कर्ष। स्वागत है आप सब लोगों का। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में भी देख लिया है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि UPPCS प्रीलिम्स अब बहुत नज़दीक है। 22 दिसंबर 2024 को UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आज है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर है आज, और आज से लगभग 20 दिन रह गए हैं। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम 20 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए UPPCS प्रीलिम्स के लिए, 20 डेज़ की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे आने वाले 20 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को कवर कर सकें। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल या और भी लंबा समय हो सकता है, कुछ लोगों को हो गया होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया होगा, मेंस भी दिया होगा या इंटरव्यू तक भी पहुँचे होंगे। ठीक, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हर बार अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो हमें इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। और इस प्रक्रिया का जो सबसे पहला स्टेप, यानी सबसे पहली जो सीढ़ी होती है, वो होती है प्रारंभिक परीक्षा। और अब चूंकि इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कश्मकश के बाद और इतनी डेट पोस्टपोन, प्रीपोन ये सब होने के बाद, इतने बड़े प्रोटेस्ट और आप लोगों के द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के बाद फाइनली आयोग ने जो डेट डिसाइड कर दी 22 दिसंबर, उसके लिए केवल 20 दिन का समय रह गया है। मैं कुछ संक्षिप्त में, आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन संक्षिप्त में कुछ ऐसी बातों पर आप लोगों से चर्चा करूँगा जो शायद आपको 22 दिसंबर में हेल्पफुल होंगी एग्जामिनेशन हॉल में। आइए, तो इन जो स्ट्रैटेजी है इनको हम बिंदुवार कर लेते हैं, है ना। बिन पॉइंट्स में हम उसको डिनोट कर लेते हैं। क्या क्या बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें करना चाहिए, जो अब देख शायद हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसको फॉलो करें, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। देखिए, अभी क्या है, लास्ट के केवल और केवल आपके पास 20 दिन का समय है। मैं लास्ट के 2 दिन काउंट कर ही नहीं रहा। 1 दिसंबर तो हो ही चुकी है आज। आपके पास केवल 20 डेज़ का टाइम है। ठीक, तो 20 डेज़ के टाइम में आने वाले लगभग मुझे लग रहा है 12 दिसंबर या 13 दिसंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग इलाहाबाद में होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ आप अपने सेंटर में पहुँचे, जहाँ आपका सेंटर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, लेकिन उसमें के पहले करना क्या है, आने वाले 20 दिनों में, इन दिनों में सबसे पहली बात तो है आपको कि कुछ भी नए रिसोर्स से कुछ भी नए रिसोर्स से अब नहीं पढ़ना है। नए रिसोर्स से अब नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि नए रिसोर्स को फॉलो करने का, नए रिसोर्स को गो थ्रू करने का टाइम अब जा चुका है। क्योंकि नया रिसोर्स फॉलो करोगे आप, कोई भी नया सोर्स फॉलो करोगे आप, तो वो फिर वो आपके लिए फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उस रिसोर्स को फॉलो करने के दौरान आपको हो सकता है कुछ नई बातें मिले, तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए। तो पहला पॉइंट, कोई भी नया रिसोर्स फॉलो नहीं करना है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं उठाना है जो आपके एग्जाम के लिए जो आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करे। दूसरा पॉइंट, आने वाले 20 डेज में, है ना, इन 20 दिनों के अंदर आपको 20 डेज में हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग, मैंने जानबूझ के 2 स्लॉट लिखे हुए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपको, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपको जो आपका पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का, जीएस का, 150 क्वेश्चंस का जीएस का जो मॉक टेस्ट है, इसको डेफिनेटली सॉल्व करना है। ठीक, 150 क्वेश्चन का जो पेपर है, इसको डेली 2 पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ये मैं जीएस के पेपर की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है कि अब आप टेक्स्ट को पढ़ने का समय चला गया है कि आप फिर से आप किताब के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप डेली कम से कम 2 मॉक पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मॉक पेपर है, अगर उसको आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, मॉक पेपर बार बार लगाएंगे। अब आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है कि सर ये कहाँ से मिलेगा, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर उठा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे एमसीक्यू की बुकलेट्स हैं, है ना, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को पिक कर लीजिए, टेस्ट सीरीज पिक कर लीजिए, या जो एमसीक्यू बुक्स हैं उसको पिक कर लीजिए। तीसरा, जो उत्कर्ष के अभी तक के जो अलग अलग जो मॉक टेस्ट हुए हैं, अभी अलग अलग जो मॉक टेस्ट हुए हैं
उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि उसको भी फॉलो करेंगे, उसको अभी अगर आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका एग्जाम में लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है, टेस्ट सीरीज से गो थ्रू होना है। दूसरा, एमसीक्यू बुक्स जो भी हैं उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और उत्कर्ष के जो पुराने मॉक टेस्ट हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि डेली 150 क्वेश्चंस के आसपास हमें सॉल्व करना है, लेकिन केवल सॉल्व नहीं करना है। तीसरी बात, जो आप मॉक क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, आप मॉक क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट जो आप सॉल्व करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस भी करना है। केवल और केवल सॉल्व करके किनारे नहीं रख देना है, ठीक है ना, उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस, ठीक, उसका एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वही उसी के माध्यम से पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही और गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, इसका आइडिया होना चाहिए आपका। और जब एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके गलत हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके गलत हैं, ठीक है, उन गलत प्रश्नों को आप वापस टेक्स्ट बुक से जाके जरूर पढ़िए, या जो भी आपके टेक्स्ट बुक हो गए या क्लास नोट्स हो गए उससे जरूर करिए। मतलब ये तो आपको काम करना ही करना है। और आप मेरी बात सुनिए, इस काम को करने में आपको, जैसे आप 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको यहां पर 2 घंटे का ही समय ले लेते हैं, 2 घंटे का समय ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए मॉर्निंग आपने 7 to 9 AM, ये मतलब टाइम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मॉर्निंग 7 to 9 AM में आपने 2 घंटे का टेस्ट पेपर सॉल्व किया, ठीक। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद आपको एनालिसिस, उस पेपर का एनालिसिस करने में कम से कम 1 घंटे का समय और लगेगा। तो 7 to 9 आपने इस टेस्ट पेपर को सॉल्व किया, 1 घंटे का समय एनालिसिस करने में लगेगा। एनालिसिस का मतलब समझे ना, एनालिसिस में करना क्या है, एनालिसिस में जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं, उसको तुरंत अपनी कॉपी में, एनालिसिस में करना क्या है, एनालिसिस में जो आपके सामने जो न्यू फैक्ट्स हैं उसको नोट डाउन करना है। जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस थे, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गलत क्वेश्चन है, उसको आपको अपने नोट्स से फिर से पढ़ना है। समझ लीजिए, कई लोगों को एनालिसिस का मतलब ही नहीं होता कि सर एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस का मतलब है कि जो आपने पेपर सॉल्व किया 2 घंटे का, ठीक, 2 घंटे के पेपर सॉल्व किया, उसमें से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं। पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, नए फैक्ट्स मिलेंगे आपको ना। आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो कुछ तो नया मिलेगा हर बार, जिसके बारे में शायद आपको नहीं सुना होगा, आपने सोर्स में नहीं पढ़ा होगा, अपने बुक्स में शायद नहीं पढ़ा होगा, या क्लास नोट्स में नहीं पढ़ा होगा, या यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से शायद नहीं देखा होगा। अब समय आ गया है कि जो आपको कुछ भी नया मिल रहा है ना, उसको अपनी एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। आप जो कुछ भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के दौरान जो कुछ भी नया मिल रहा है आपको, है ना, सॉल्व कर लिया आपने, अब आप एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के दौरान कुछ नया फैक्ट लग रहा है कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, या ये मुझे याद नहीं था, या इसका मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। तो आपकी ये एक फैक्ट शीट तैयार होती जाएगी, जिसका एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पेपर आपने मॉक टेस्ट में सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपने सॉल्व किया, और मान लीजिए उससे एसोसिएटेड या उससे कुछ आगे पीछे संबंधित प्रश्न पीसीएस में आ गया, वहां पर आप उस क्वेश्चन को गलत मत करके आइएगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1 घंटे का जो आपका एनालिसिस होगा, 1 घंटे का जो एनालिसिस होगा, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, यानी जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, उन रॉन्ग क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को नोट से जरूर पढ़ना है आपको। नोट्स, क्लास नोट्स, बुक्स, जो भी तुम सोर्स, नया सोर्स नहीं उठाना है, कुछ भी नया सोर्स नहीं उठाना है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर उठाएंगे, उत्कर्ष का टेस्ट पेपर उठाएंगे, अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर उठाएंगे, तो वो मॉक टेस्ट के साथ साथ सोल्यूशन भी आजकल सब प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सोल्यूशन में वो जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है,
सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो जो सोल्यूशन जो आपको मिल रहा है उस सोल्यूशन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको लग रहा है कि उस सोल्यूशन में चारों ऑप्शंस की प्रॉपर डिटेलिंग नहीं है, आप बुक ओपन करिए और बुक से उसको पढ़ लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बुक ओपन करिए और बुक से उसको पढ़ लीजिए अगर आपको लग रहा है चारों सॉल्यूशंस की उसमें डिटेल नहीं है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक। तो आपको सुबह के स्लॉट में 2 घंटे में 7 से 9 में यह काम करना है, ठीक है। टाइम वेरी हो सकता है आप लेट नाइट स्टडीज करते हो तो आप सुबह देर से उठेंगे तो उस दौरान कर लीजिए, या आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई उठ के पढ़ते हो तो उस आपके लिए ये फिर सूटेबल रहेगा, ठीक है। वैसे मैं बोलूँगा कि एग्जाम के लगभग 15-20 दिन पहले, यानी अभी से अब आपको अपने शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका 22 दिसंबर को जो एग्जाम है वो मॉर्निंग सुबह से शुरू हो जाता है 9:30 से 11:30, फिर 2 घंटे का गैप होता है, फिर आपका 2 से 4 बजे तक CSAT का पेपर होता है। तो उस साइकिल में अपने आप को लेके आओ आप, ठीक है ना। तो बेसिकली फिर दूसरा जो स्लॉट होगा वो शाम को, फिर आप इसी टाइम पे शाम को आप 7 से 9 के बीच में, जो भी आपको लग रहा है 7 से 9 के बीच में फिर से एक बार आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और 7 से 9 के बीच में जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो उस दौरान फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया, मान लीजिए 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक उसका फिर से एनालिसिस किया। यहां पर आपने सुबह 7 से 9 काम किया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक या 11 बजे तक आपने काम किया। मतलब ये रूटीन आपको आने वाले 20 दिनों में फॉलो करना है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, मेरी बात का यकीन करो। अगर आपने आने वाले 20 डेज में हर दिन 150 क्वेश्चंस के जीएस के 2 मॉक पेपर सॉल्व प्लस एनालिसिस अगर कर लिया, मैं बता रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बहुत बढ़ जाएगा, और इस एग्जाम में जब आप पहुंचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा, आपके इस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में सेलेक्ट होने की संभावनाएं आप मान लो 10 टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। 10 टाइम्स आपके सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जब आप एनालिसिस कर रहे होगे अपने, जब यह मॉक पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होगे, नंबर ऑफ गलत प्रश्न आप जो हो रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए आपके ऐसा भी हो सकता है कि अधिक संख्या में यदि प्रश्न गलत हो रहे हैं, अधिक संख्या में यदि प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है, अधिक संख्या में यदि प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, उससे परेशान नहीं होना है कि यार मेरे तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे काम होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अधिक संख्या में प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, उसके लिए तनाव मत लीजिए। पुनः एक बार फिर से आप उन्हीं गलत क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, लेकिन आपको इसकी वजह से तनाव नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हो, मॉक टेस्ट के जो पेपर गलत हो, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो पेपर होता है ना, मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो पेपर होते हैं या अदर प्लेटफॉर्म पर जो आपको पेपर दिखाई देते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें हो सकता है कि कई बार टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें, तो उनको उस वजह से आपका अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ ही होता है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा होगा, जो क्वेश्चन वाकई में बहुत टफ हो रहा होगा, वो टफ है, वो केवल आपसे नहीं 90% जनता से गलत होगा। और कभी भी जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो अगर गलत हो रहे हैं, ट्रेडिशनल पार्ट से पूछे गए क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से पूछे गए क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं तो वो आपको रेस से बाहर कर सकते हैं। बट आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, या पहले कभी आपने नहीं देखे ऐसे फैक्ट्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वो गलत होते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में बाधा या रोड़ा नहीं बनेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक। सो फिर से रिवीजन कीजिए, तनाव नहीं लेना है अगर आपके अधिक संख्या में प्रश्न गलत हो रहे हैं, इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिएगा। 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है इस दौरान, आपको जो भी करंट अफेयर्स का जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं आप, करंट अफेयर्स का जो आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बिकॉज करंट अफेयर्स को अगर मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे तो यहां से लगभग आप मान के चलिए 25 to 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। 25 से 30 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहां से इसको गलत नहीं होना, ये क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कि इस 25 से 30 क्वेश्चन का आपसे 90%
सही हो। ठीक है, डेली आप लोग सुबह इमरान सर की क्लास देख ही रहे हैं। ठीक है, प्लस इमरान सर की क्लास के अलावा इस समय करंट अफेयर की मैराथन सेशंस भी चल रही हैं। हम सभी शिक्षक, उत्कर्ष की पूरी टीम इस समय अपने अपने विषय का एक मैराथन सेशन भी लेके आ रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कल शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के सामने इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का एक मैराथन सेशन लेके आया था। इसका दूसरा पार्ट मैं 2 दिसंबर को फिर से लेके आऊँगा, यानी कल फिर से उसका दूसरा पार्ट होगा। तो इस तरीके के मैराथन सेशंस भी देख लीजिए अगर आपको समय मिल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसका करंट अफेयर्स का रिवीजन आप बार बार करते रहिए, क्योंकि ये ही आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एडवांटेज दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स विल प्रोवाइड यू द एक्स्ट्रा एडवांटेज। बाकी जगह तो, बाकी सब पोर्शन तो सब बच्चा सही कर ही रहा है। तो हमारा जो अल्टीमेट बात मैं बोलूंगा कि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, हम जो टारगेट एक सेट करें कि मुझे कितना स्कोर करना है, तो हम ये मान के चले कि हमें एक टारगेट सेट करना है। ठीक, और हमारा प्राइम टारगेट ये होना चाहिए, अल्टीमेट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि 100+ क्वेश्चंस सही हो, ताकि आप जिस दिन प्रीलिम्स एग्जाम दे के आए ना, ताकि आप जिस दिन प्रीलिम एग्जाम दे के आए और शाम को आके आंसर की से मैच करें, 1-2 दिन बाद मैच करें, और आपका स्कोर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव काटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके 100 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, तो आप एकदम शिद्दत के साथ 1 हफ्ते का ब्रेक लेके मेंस एग्जाम में लग जाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, फिर भी लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलना चाहिए आप लोगों को। अप्रैल के आसपास संभवतः मुख्य परीक्षा हो जाएगी, तो आपके पास 3 से 4 महीने का समय होगा। फिर मेंस की जब बारी आएगी तो मेंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स में आपको टारगेट लेके चलना है कि भाई मेरे को 100+ क्वेश्चंस मेरे सही हो जाएं। लेकिन अब इतने क्वेश्चन सही होने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कई बार बच्चे ना, लगता है उनको कि यार 100 क्वेश्चन सही करना है तो 110 120 अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा 100 तक स्कोर हो जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक, अगर पेपर में, जीएस के पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, 150 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो इस बात को सुन लीजिए ध्यान से। मिनिमम आपको 130 से 135 क्वेश्चंस, या इसको ऐसा ही लिखते हैं 125 से 130, इतने क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का मारे जा रहे हो, नहीं। इतने क्वेश्चंस आपको 125 से 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये जो अटेम्प्ट करोगे विद लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल माइंडसेट के साथ, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां आपको गलती लग रहा होगा कि यार ये मुझे नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए। ठीक है, पहले राउंड में आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट राउंड में आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जो आपसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 अलग रंग के पेन यूज करना है, 2 डिफरेंट कलर के पेन को यूज करना है। ठीक है, आप एक तो जो ब्लैक पेन है उससे तो आप OMR फिल करोगे ही करोगे, दूसरा ब्लू जो पेन है आपका, है ना, उसमें से आप सभी उन क्वेश्चंस को मार्क करो जो आपको 100% आ रहे हैं, है ना, मतलब 100% सही होने वाले प्रश्न। ठीक है, और दूसरे कलर से यानी ब्लैक कलर से आप उसको मार्क करोगे जिसमें ब्लैक पेन से जिसमें आपको डाउट हो, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जो आपको 100% आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड राउंड में आपने चूंकि ब्लैक पेन से उसको मार्क कर रखा है कि भाई मेरे को ये नहीं आ रहा है, या फिर आप इसी ब्लू पेन से उसको जो डाउट क्वेश्चंस हैं जिसको आपने बात के लिए छोड़ रखा है उसको इन सर्कल कर दीजिए आप। ठीक है, डाउट क्वेश्चंस को इन सर्कल कर दीजिए और इन सर्कल किए गए क्वेश्चंस को फिर आप
जो आपका सेकेंड राउंड होगा उसमें उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, और इसी सेकेंड राउंड में आपको OMR भी फिल करना है। ये जो सेकेंड राउंड है, इसी सेकेंड राउंड में आपको OMR फिल करना है। मैं फिर से इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 150 क्वेश्चन हैं, समय शुरू हो गया, सुबह के 9:30 बज गए, ठीक है। आपके पास ब्लू पेन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस पर तो आप टिक लगाते चल ही रहे हो। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, 100% वाले क्वेश्चन को आप तो ऐसा ये टिक मार्क यूज कर रहे हो। आप अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन जिसमें 50 या 40% डाउट है आपको जिन क्वेश्चंस में, उसको आप ऐसा इन सर्कल कर दीजिए, इस सिंबल का यूज कर लीजिए। और ये फर्स्ट फेज की बात है, ये फर्स्ट फेज की बात है। सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, उसी 2 घंटे के समय का जो सेकेंड फेज है, उस सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, ये जो 50 to 40% जो डाउट वाले प्रश्न हैं, डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 50 to 40% जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, प्लस उसको सॉल्व करने के साथ साथ प्लस OMR भी फिल करना है, ठीक है। OMR भी आपको फिल करना है इसी राउंड में। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें, डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। करंट अफेयर्स पर जरूर स्पेशल फोकस कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और हर दिन ध्यान रखना है आपको, हर दिन यहां पर आपको 2 मॉक पेपर डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। मान लो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया यहां पर, इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशन। ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, ठीक। तो इसको करो। और बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के पहले एक अहम परीक्षा जो उत्कर्ष सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइज करा रहा है 8 दिसंबर को, ठीक, सुबह 9:30 बजे। इसके लिए आपको रजिस्टर करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 दिसंबर। ज्यादा समय नहीं है, ओनली 3 डेज लेफ्ट है, ठीक है। केवल और केवल आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसके लिए आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है। 4 अलग अलग जगहों पर, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो लक्ष्मी नगर में है सीए वाला की बिल्डिंग पे, और अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो हजरतगंज में पीडब्ल्यू की बिल्डिंग पर हो रहा है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ की बिल्डिंग पर। अगर आप कानपुर रह रहे हैं तो काकादेव में पीडब्ल्यू विद्यापीठ की बिल्डिंग पर हो रहा है। और अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो इलाहाबाद में भी 3 जगहों पर सेंटर है, सिविल लाइंस मिश्रा भवन ब्रांच, दूसरा कटरा में एलके टावर जालांस रेस्टोरेंट्स के पास में है, और नेक्स्ट जो कर्नलगंज एरिया है, उस कर्नलगंज एरिया में प्रयाग भवन उत्कर्ष का सेंटर है। इन 3 जगहों पर प्रयागराज में, और लखनऊ और कानपुर और दिल्ली का एड्रेस यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जिस शहर में आप हैं वहीं से बैठकर आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप इन 4 शहरों में नहीं है तो जो भी नियर बाय सिटी है वहां आकर आप इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक। टेस्ट की विशेषताएं क्या है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये देख लीजिए QR कोड है, इसी QR कोड को आपको स्कैन करना है, राइट। आवेदन करने के लिए QR कोड को स्कैन करें, आपका रजिस्ट्रेशन यहां से हो जाएगा, ठीक है। 30 रुपए इसमें शुल्क देना है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 30 रुपीज आपको पे करना होगा इसके लिए। न्यू सिलेबस पर बेस्ड होगा, डेफिनेटली परीक्षा के पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट होगा, और परीक्षा के वास्तविक माहौल का अनुभव करने का एक मौका मिलेगा आपको। 22 दिसंबर के पहले एक आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा, और स्टेट लेवल पर जब रैंकिंग निकलेगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी दरअसल स्थिति कहां पर है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए काम की रही होगी। इसको फॉलो करें, अपने अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन लगता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मॉक पेपर जो मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है 20 दिन में, इन 20 दिन में कम से कम गिरी से गिरी हालत में 35 मॉक और सॉल्व कर लीजिए 150 क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। बहुत बूस्ट मिलेगा, यकीन मानिए मेरी इस बात का। अपने अनुभव के साथ ये सारी बातें मैंने शेयर करी हैं। निश्चित रूप से अगर आपको ये बातें बढ़िया लगी हैं तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच। 8 दिसंबर को टेस्ट दीजिए, 22 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।